तो दोस्तों बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। उन्नीस में रॉलेट एक्ट या रॉलेट बिल जो थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका मकसद क्या था, हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनकी सिविल लिबर्टीज को कटेल करना अंडर द गार्ब ऑफ कर्बिंग टेररिस्ट वायलेंस। मतलब अंग्रेजों की साइड से जो एक्सप्लेनेशन जो आई, उन्होंने कहा कि हम ना टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द सेंस कि आप समझ जाओ कि हुकूमत के खिलाफ जो ऑफिसर्स को मारा जाता है, जो हुकूमत के खिलाफ कोई भी कड़े रवैये अपनाए जाते हैं हिंदुस्तानी के द्वारा, हम इन सब पे लगाम लगाना चाहते हैं। तो ये जल्दबाजी में पास कर दिया गया था डिस्पाइट एडिक्वेट अपोजिशन फ्रॉम द इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हिंदुस्तानी जो थे वो जो शामिल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और ये हिंदुस्तानी कैसे होने लगे हैं शामिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, याद है शायनी मॉनफोर्ट रिफॉर्म्स के बाद, है ना। तो इन्होंने अपोज भी करा इस चीज को, लेकिन फिर भी एक्ट पास कर दिया गया। द पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट या रॉलेट बिल्स इट एनरेज द पॉलिटिकल क्लास। गुस्सा आया इसकी वजह से पॉलिटिकल क्लास को, who were expecting a considerable constitutional concession from the government। वो चाह रहे थे कि अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लेकिन अगेन इनकी हरकतें वैसी है कि इंडियंस को तो एसोसिएट करा गया लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ, लेकिन बाकी हिंदुस्तानियों पे अत्याचार करने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून आ रहे हैं। तो पैसेज ऑफ द रॉलेट बिल्स एनरेज द पॉलिटिकल क्लास who were expecting a considerable constitutional concession from the government for the support of Indians to the British during the First World War। तो यहां पर बात वही आ गई कि हिंदुस्तानी को पता लगा बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हमने तुम्हें सपोर्ट करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सब कुछ करा, और बदले में तुम हमें रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो रॉलेट एक्ट। रेवोल्यूशन टेररिस्ट कह रहे थे देखो हमने तो पहले ही कहा था और कर लो इनको सपोर्ट। तो सारे के सारे जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पार्ट थे, विच इंक्लूडेड मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट के चलते, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जाते हुए। जो एक्सपीरियंस मिला था गांधी जी को फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह, उस एक्सपीरियंस ने गांधी जी को इनकरेज करा कि वो इस मुद्दे में पहल करें, एंड ही सजेस्टेड लॉन्चिंग रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह। क्या था ऐसा रॉलेट एक्ट में जिसकी वजह से इस हद तक बात पहुंच गई कि कुछ हिंदुस्तानी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट थे वो रिजाइन कर रहे हैं, गांधी जी स्टेप इन कर रहे हैं इसके अंदर, और लोग जो हैं, हाँ नहीं मैं वही फीचर्स ही बताने जा रहा हूँ। मैं बता रहा था इनको कि ऐसी क्या बात थी इसके अंदर, क्योंकि अभी तक वो लोग रॉलेट एक्ट का नाम ले रहे ना, बता नहीं रहे ना ऐसा क्या था। हाँ तो क्या था शाइनी, मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ जो पब्लिश होगी या कोई भी चीज़ जो एक्टिविटी होगी उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, अंग्रेजों की, कुछ भी करने के लिए। मतलब इट वॉज एम्ड एट कर्टेलिंग, कुल मिलाकर पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टीज, है ना। तो हम देखते हैं सारी की सारी बातें। फीचर्स ऑफ द रॉलेट एक्ट, द रॉलेट कमिटी एक्ट नेम्ड आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था उस पर्सन का जो कि लेकर आया इसको, जैसे याद है ना साइमन कमीशन आई थी सर जॉन साइमन के नाम पर, तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट सर सिडनी रॉलेट। इट वॉज पास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेट कमिटी। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑथराइज करा गया था कि वो किसी को भी जेल कर सकते हैं, किसी को भी इंप्रिजन कर सकते हैं ऑन द सस्पिशन ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। इसको पास करा गया था इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मार्च 1919 में, एंड इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये लाइन, ये जो वर्ड है, इसका जो नाम है, ये आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। आशिमा आई थिंक आप भी ये पहली बार ही सुन रहे होगे, जबकि आप तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो मेरे साथ।
रॉलेट एक्ट का नाम आज तक कहाँ सुना है आपने? आपके पास तो क्लास 12 में हिस्ट्री वगैरह भी थी, है ना? ये दूसरा नाम शायद नहीं, बहुत कम जगह पर होता है ना, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रॉलेट कमेटी एक्ट नेम्ड आफ्टर सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। इट वॉज पास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेट कमेटी। मार्च 1919 में आया था, पास कर दिया गया था सेंट्रल या फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ऑफिशियली इसका नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो फीचर्स क्या थे इस रॉलेट एक्ट के? किसी पे भी अगर शक है ब्रिटिश हुकूमत को, तो उस पर्सन का विदाउट ट्रायल इंप्रिजनमेंट चल सकता है। और ट्रायल होने के लिए, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, कोई गुनाह जो है वो जज के सामने, कोर्ट के सामने आना तो चाहिए ना, लेकिन नहीं। द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी ट्राइड विदाउट जजेस। कोर्ट तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। और इवन इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल। जज सजा सुनाएगा तभी तो किसी को जेल हो सकती है, लेकिन नहीं, जेल करी जा सकती है और पर्सन का ट्रायल चल सकता है प्रशासन के द्वारा, जिसमें कोर्ट की जरूरत नहीं है। पुलिस को एक पावर दी गई, इसे इनॉर्मस पावर दी गई कि वो किसी भी हिंदुस्तानी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, सिर्फ शक की बुनियाद पर कि ये जो हैं प्रशासन के खिलाफ जा रहे हैं और इनकी जो एक्टिविटीज हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल जो है वो मच सकता है। तो ये तो वही वाली बात होगी कि किसी के ऊपर कोई भी झूठे ब्लेम लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सच सस्पेक्ट्स हु वर अरेस्टेड ऑन ट्रेजन, या जिनको अरेस्ट करा जाएगा, दे कुड बी ट्राइड इन सीक्रेसी विदाउट रिकोर्स टू लीगल हेल्प। वो फिर किसी कानूनी व्यवस्था की सहायता भी नहीं ले सकते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इनका जो ट्रायल होगा वो सीक्रेट तरीके से चलेगा। कहाँ होगा, कौन सी जगह पर होगा, इनको कौन से होटल में, कौन से रूम में, कौन से कमरे में लेकर जाकर वो चीज़ होगा, कोई किसी कैद खाने में होगा, किसी काल कोठरी में होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता कि इनका ट्रायल चलेगा कहाँ। A special cell consisting of 3 high court judges, it was to try such suspect. एक स्पेशल सेल बना जाएगा जिसके अंदर 3 हाई कोर्ट के जजेस होंगे. इट वॉज टू ट्राई सच सस्पेक्ट्स एंड देयर वॉज नो कोर्ट ऑफ अपील अबाउट दैट पैनल. यानी कि ये जो 3 जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे ना, आप कहोगे अभी तो आप बोल रहे थे कि कोर्ट के अंदर कुछ नहीं चलेगा, ये प्राइवेट तरीके से डील करेंगे कि इनको ये सजा दे दो. वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोर्ट के अलावा किसी को कुछ नहीं पता. वो होटल का कमरा होगा, किसी का घर होगा, कोई काल कोठरी होगी, कोई हवेली होगी, कहाँ बुला लिया जाएगा, जंगल में होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. अंधेरे में रखा गया था लोगों को. मतलब ये ऐसी चीज है कि जिसपे शक की बुनियाद है पकड़ो से, उसके ऊपर चार्जेस लगाओ और बस उसको जो है पकड़ के जेल में डाल दिया. This panel of judges, they could even accept evidence not acceptable under the Indian Evidence Act. वो एविडेंसेस जो कि एक पर्सन को बचा सकते हैं वैसे तो बेगुनाही से, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट के चलते, जिसके तहत फिर आगे चलकर डिसाइड करा जाएगा कि हाँ ये देखो तुम्हारे खिलाफ ये प्रूफ मिला, तुम्हें ये सजा मिलेगी इतना इतनी तुम्हारी हरकतों के लिए. लेकिन जजेस कुड इवन एक्सेप्ट एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. The law of habeas corpus, which was the basis of civil liberty, it was sought to be suspended. और habeas corpus क्या होता है याद है? राइट टू बी प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ, है ना? ये एक तरीके का क्या होता है? रिट. आगे चल के जब हमारा खुद का संविधान रेडी हुआ तो हमने कितनी रिट्स डाली कॉन्स्टिट्यूशन में? 5. कौन कौन सी होती हैं? लास्ट क्यो वारंटो, ठीक है.
मयूर टाइम पे आया करो। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ऑल्सो रेफर टू एज डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट, ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था विच वॉज इनेक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ curtailing the nationalist and revolutionary activities during the First World War. The act allowed suspects to be tried by special tribunals. Keyword. Special tribunals, each consisting of 3 commissioners, जिनको अपॉइंट करा जाएगा लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। डिफेंस ऑफ इंडिया 1915 ने एम्पावर करा था ट्राइब्यूनल को, ये पावर दी थी कि तुम सजा सुना सकते हो, मतलब उस ट्राइब्यूनल के द्वारा सजा सुनाई जा सकती है टू इन्फ्लिक्ट सेंटेंसेस ऑफ डेथ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years फॉर द वायलेशन ऑफ एनी रूल्स और ऑर्डर्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। द ट्रायल वॉज टू बी इन कैमरा एंड द डिसीजंस वर नॉट सब्जेक्ट टू अपील। मतलब अगेन वही वाली बात है जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पर ट्रायल वॉज टू बी इन कैमरा का यहाँ पर ये मतलब है किसी को कुछ भी नहीं पता होगा ट्रायल किस तरीके से चल रही है, फेयर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। आप हायर कोर्ट में अपील या फिर किसी भी एक लीगल कोर्स रिकोर्स का सहारा ले सकते हो क्या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली बिग नो। द एक्ट वॉज लेटर अप्लाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल एंड दिस एक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट फॉर्म द बेसिस ऑफ रॉलेट एक्ट। क्योंकि ये कब आया? 1915 और रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट का बेसिस क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इंपैक्ट क्या था इस एक्ट का? सत्याग्रह सभा जो है वो फॉर्म हुई, मतलब ये तो हो गया प्रशासन की तरफ से, ये तो वो है जो अंग्रेजी हुकूमत जो है वो कर रही है, ठीक है, प्रशासन की तरफ से जो करा गया। अब हिंदुस्तानी के द्वारा क्या करा जाएगा? A Satyagraha Sabha was formed. The young members of the Home Rule Leagues were very eager to join the Sabha, and they eventually reached out to almost all the erstwhile members of the Home Rule League, gathered men and began the propaganda. तो impact क्या हुआ इस एक्ट का? Large mass movement against British rule. Rowlatt Act sparked the largest mass movement against the British rule since the revolt of 1857. It acted as a base for the movement for independence, जो कि बाद में which later spread throughout the India and eventually led to independence. रॉलेट सत्याग्रह जो है it was launched. गांधी जी ने पूरे देश में एक हड़ताल अनाउंस करी थी 6 अप्रैल को in response to this act. This was known as रॉलेट सत्याग्रह. The रॉलेट सत्याग्रह was given the name to this protest. Gandhi called the Rowlatt Act as the Black Act. ऑब्वियस ही बात है, सबको अंधेरे में तो रखा जा रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि मुझे अरेस्ट क्यों करा जा रहा है, मैं अपनी बेगुनाही कहां साबित करूं, किसके पास जाऊं। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज करी थी एंड ही ब्रॉट इन द यंग मेंबर्स ऑफ द होम रूल लीग्स एंड पैन इस्लामिस्ट, यानी कि हिंदू मुसलमानों की दोनों की यूनिटी की बात इन्होंने यहां पर करी थी और दोनों को साथ लेकर भी आए थे। पूरे देश में हड़ताल इन्होंने लॉन्च करी थी accompanied by करवा चौथ, मतलब फास्टिंग। अभी सच में करवा चौथ नहीं था, वो मैं बोलने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि खाना नहीं खाना एंड फास्टिंग टू डेथ, ठीक है, मैं इसको करवा चौथ ही बोलता हूँ। accompanied by fasting and prayer and civil disobedience against specific laws and courting arrest and imprisonment, मतलब कोर्ट के सामने खुद अपने आप को अरेस्ट करवाना और जो है जेल में जाना। आपको पता ना, इसी के टाइम पर गांधी जी के पॉपुलर जो एक रेजिस्टेंस का जो एक अपील थी वो भी इस फॉर्म में होती है, जेल भरो आंदोलन, कि भर सको तो कितना भर लो जेल में, देखते हैं कितनों को भर पाओगे, है ना, पता है वाली बात। मतलब ये कोई अलग से आंदोलन नहीं था जेल भरो आंदोलन, ये जो बड़ी मूवमेंट्स है शाइनी, उसका एक छोटा सा पार्ट है कि मतलब डालना जेल के अंदर डाल दो। साउथ अफ्रीका में भी तो उन्होंने नहीं कहा कि डाल दो, कितने बार जेल भेजोगे, फिर तो लोगों के मन से भी डर निकल गया था, भरो जेल कितनी भर सकते हो। साइनिंग ऑफ सत्याग्रह प्लेज, पीपल अक्रॉस इंडिया साइंड अ सत्याग्रह प्लेज टू फॉलो नॉन वायलेंट पाथ, गांधी जी से उन्होंने प्रॉमिस करा। राइटिंग एंड वॉयलेंस रेस्पेक्टेड इन पंजाब, लेकिन फिर भी हमें कुछ घटनाक्रम ऐसे देखने को मिले जिसके अंदर हमें वॉयलेंस देखने को मिलता है पंजाब रीजन के आसपास। बिफोर सत्याग्रह कुड बी ऑफिशियली लॉन्च,
देयर वॉज लार्ज स्केल वॉयलेंट एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन इन कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद एक्सेट्रा. गांधी जी जो थे, ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी डैट इंडियंस जो थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट विच वॉज द कोर प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह. देयरफॉर ही कॉल्ड फॉर हॉल्टिंग द सत्याग्रह मूवमेंट. उन्होंने वापस खींच लिए. अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किशलू. 10 अप्रैल 1919 की बात है. दो कांग्रेस लीडर जो थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किशलू, दे वर अरेस्टेड एंड टेकन टू अननोन लोकेशन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट. रॉलेट एक्ट लग गया उनके ऊपर. अब रॉलेट एक्ट में किसी को बताया जाएगा कि किसी को कहां लेकर जाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है उनके साथ. तो दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर्स who came out to show their solidarity with the leaders. And this protest turned into one of the most heinous tragedies under British rule, known as Jallianwala Bagh Massacre, जलियांवाला कांड, जिसको अंजाम किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल डायर. और उसके जाकर एक पंजाबी ने मारा था खुद लंदन में जाकर, जिसका नाम क्या था? विकी कौशल की वेब सीरीज भी आई थी अभी उसके ऊपर, या मूवी थी, पता नहीं, वेब सीरीज थी, आई डोंट नो. क्या नाम था उस पर्सन का? उधम सिंह. हाँ, सुना ये वाले नाम? आई थिंक विक्की कौशल ही था जिसकी मूवी या कोई वेब सीरीज आई थी, है ना? उधम नाम था उसका, शॉर्ट में क्या था पता नहीं, ऐसा कुछ. श्रेया डोंट वरी, ये नहीं देखनी है, ठीक है? मारने उसी को गया था, लेकिन मतलब, पर इसको मार तो दिया गया था, जनरल डायर को मार तो दिया गया था. जनरल डायर को ही तो मारा था, तो कंफ्यूजन से मार दिया था. हाँ, अच्छा, कि मतलब तेरी अध्यक्षता में तो वो काम कर रहा था, मतलब इस वजह से. अच्छा, थैंक यू शाइनी, बढ़िया. अच्छा, दोनों का नाम जनरल डायर था, जिसने ये जो बैसाखी जहाँ सेलिब्रेट हो रही थी पंजाब के अंदर, जिसके दरवाज़ा घेर लिया था और मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई थी, वो तो ब्रेन हेमरेज से मारा था, आप ये कह रहे हो. और जो गवर्नर जनरल जो डायर था उधम सिंह ने, उसको जाकर मारा था कि तेरी छत्र छाया में वो जलियांवाला बाग कांड को अंजाम देने वाला जो जनरल डायर था, उसके उसके इतने हौसले बुलंद हो गए थे कि उसने मासूम इंसानों को जान से मार दिया, इसलिए मैं तेरे को मार रहा हूँ, मतलब, है ना? ये कहानी है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू. ये नहीं पता था मुझे कि तुम्हें किसने बताया. वेरी गुड. कहीं. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग कांड को, अप्रैल 13, 1919. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.